Good morning, everyone, and very good morning, sir. So, I'm Sakshi. I will be hosting today's session. So, thank you all for joining us. So, today's session is specially designed to address some of the most common questions and confusions students have regarding careers, placements, and ST role. So, to help us gain clarity on these topics from real industry experience and from someone who has also been on the hiring and interview side, we are privileged to have with us today Mr. Nitesh Jindal, and he's currently working as a software engineer at Google at the ST3 level and with around 5.5 years of experience. And he's a Dakshra batch 2015 to 16 alumnus and completed his BTech in IT Guwahati, computer science from IT Guwahati between 2016 and 2020. And during his undergraduate years, he also interned as summer analyst at Goldman Sachs. So we are very grateful to have you with us, Teresa, to share your journey and insights with students. So welcome, sir. Once again, we are glad to have you with us. Sure, Sakshi. Thanks for the introduction, first of all. It was very nice. And thanks, everyone. I can see 38 people have already joined. Sakshi, your question is कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा and what was my inspiration and Yes, sir. कैसे मेरी जर्नी क्या रही. सो Yes, sir. जैसा तुमने बताया, हम सभी यहाँ पर दक्षिणा एल्यूमनाई हैं. हम सब ने दक्षिणा से, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल वहाँ पढ़ाई करी. देन वी वेंट टू सम कॉलेज. आप सभी कॉलेज में पढ़ रहे हो और मैंने कॉलेज से अभी आगे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ. सो जब मैं जस्ट फॉर एडिंग मोर, सो जब मैं कॉलेज में गया 2016 टू 2020, तो स्टार्टिंग में मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी, सो इसी. एंड देन क्योंकि हम सभी को उतना क्लियर आइडिया नहीं होता, तो हम जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिलती जाती है, हम उसमें थोड़ा सा अपना ऐड करके हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं. सो सिमिलरली मुझे भी दक्षिणा के टीचर्स से, हमारे आसपास जो हमारे सीनियर्स होते हैं, उनसे गाइडेंस मिलती है कि हाँ, इट लुक्स लाइक कंप्यूटर साइंस इज बेटर देन ईसीई, और तो अगर तुम्हें मौका मिले तो ब्रांच चेंज कर लेना. तो उस टाइम आई ट्राइड, मतलब उस टाइम जो भी एग्जाम्स वगैरह होते ही थे, बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी थी, तो उसके साथ मैंने एकेडमिक्स पर फोकस किया फर्स्ट ईयर में. सो मैंने ईसीई से कंप्यूटर साइंस में ब्रांच चेंज करी थी. सो उस टाइम जब मेरी कुछ एक सब्जेक्ट्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, यू कैन से मैथमेटिक्स वाज वन ऑफ देम. सो वो एक रीज़न था कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था. इवन इफ आई वुड हैव बीन इन ईसीई ब्रांच, तब भी मैं सीएसई के लिए ट्राई ज़रूर करता. हालांकि ईसीई एंड अदर कोर ब्रांचेस आल्सो हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़, जिसके बारे में हम आगे शायद डिस्कस करेंगे. बट मेरा जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर साइंस में 11th क्लास से था, क्योंकि मेरे 11th 12th क्लास में भी मेरे पास कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट था. और उस टाइम बहुत बेसिक समझा था, लेकिन फिर देन कॉलेज में आने के बाद मैंने इस ब्रांच को कंटिन्यू किया. देन लकीली कह सकते हो कि मुझे कुछ प्रोफेसर्स का भी ऐसे साथ मिला, जिनके कारण मैंने सेकेंड ईयर में भी एक इंटर्नशिप की थी आईआईएससी बैंगलोर में. दैट वाज अंडर कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट, जिसमें वहाँ के जो डीन थे उनके अंडर मैंने वो इंटर्नशिप करी थी. एंड देन उससे मुझे मेरा रेज्यूमे भी थोड़ा अच्छा बना. देन आई गॉट इनटू गोल्डमैन सैक्स एज अ एनालिस्ट पोजीशन पर. उसके बाद देन आई गॉट अ पीपीओ फ्रॉम गोल्डमैन सैक, बट वो जो पोजीशन थी वो एनालिस्ट की थी. एंड बट मुझे एनालिस्ट की वजह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में जाने का इंटरेस्ट था. सो आई चोज टू डिक्लाइन इट. एंड देन उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी फॉर प्लेसमेंट्स. ऑन कैंपस गूगल आई थी प्लेसमेंट के लिए, सो आई अपीयर्ड इन इट. सो 2019 में हुआ था, जस्ट बिफोर कोविड. सो दैट वाज काइंड ऑफ बेटर फॉर मी, क्योंकि उस टाइम वर्चुअली उतना हम सभी, अभी तो हम मैं देख सकता हूँ 44 पीपल एंड ज्वाइन, एंड सबका माइक ऑफ है, एवरीथिंग इज वर्किंग सो स्मूथली. बट उस टाइम हम उतना कंफर्टेबल नहीं थे, सो ऑफ हमारा ऑनलाइन नहीं, हमारा ऑन कैंपस इंटरव्यू हुआ था. सो then I got into Google. So that is my journey after college, मतलब after Dakshina till Google. Thank you, sir. That was really inspiring. So, in this regard, the next question is like, अगर आप फिर से अब first year student अगर होते तो like what would you start early? Means what mistakes would you avoid? Like what should students do now so they don't regret it later? See, that's a very good question. और honestly, अगर तुम ऐसा मुझे दोबारा फर्स्ट ईयर में भेज दो somehow,
So I would have done a lot many things or differently. For example, जब मैं कॉलेज में गया, सो आई कैन से फॉर श्योर कि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा बहुत ही ऐसे चला गया जो मुझे पता भी नहीं चला. फर्स्ट सेमेस्टर इज लाइक ईच सेमेस्टर इज योर 1/8 ऑफ योर बीटेक, राइट? मतलब तुम्हारा पूरी बीटेक का 1/8 पार्ट एक सेमेस्टर है. सो मैंने 1/8 पार्ट तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया. सेकेंड थिंग, क्योंकि मैं इसी ब्रांच में था, मुझे लगा कि मैं सीएस में चेंज कर लूंगा, बट आई वॉज नॉट इन टच विद सीएस ब्रांच के सीनियर्स या फिर कोई भी उनकी कम्युनिटी थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ. इवन आफ्टर आई स्विच माई ब्रांच टू सीएस, मेरे मैक्सिमम दोस्त अभी तक इसी के हैं, विच इज़ गुड, आई लाइक देम. ऐसा नहीं है कि मेरी कोई उनसे कुछ और है. सो बट कंप्यूटर साइंस के जो, जैसे क्योंकि मैं एसडी रोल में था और मैं उसी के थोड़ा फोकस करके बातचीत करूंगा. कुछ अगर और क्वेश्चन हो तो कोई भी पूछ सकता है, दैट्स ओके. सो क्योंकि मुझे अगर एसडी में किसी को भी हमें जाना है, तो जितना जल्दी आप एसडी में पार्टिसिपेट करोगे, जितना जल्दी उसके बारे में सीखना स्टार्ट करोगे, वो उतना अच्छा है, जो कि मैंने नहीं किया था. दैट वाज माय बिगेस्ट थिंग, जो तुम कह सकते हो कि मैं करता. एंड वो कैसे करता कि हमारे सभी कॉलेजेस में कई सारे क्लब्स होते हैं. सो जैसे हमारे केस में कोडिंग क्लब था. देर आर सीनियर्स जो ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उनमें जाना, या फिर जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नाम से एक चीज होती है, अगर जिसको नहीं पता हो. सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पहले ही स्टार्ट कर देना, ये मैं स्टार्टिंग से जरूर करता. क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो, मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्चुअली 4th ईयर में स्टार्ट की थी. सो अगर कोई जिन्होंने नहीं की है, देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कर सकते हो. द ओनली थिंग, ऐसा भी नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में तो सोच 4th ईयर में करेंगे. द रीजन आई कुड हैव, मतलब मैं इजीली कर पाया, क्योंकि मेरी जो, ओके, एस डी मीनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर. ओके, सो जो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको एस डी या एस डब्ल्यू ई कहते हैं, ठीक है. सो मैंने 4th ईयर में रह करके भी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. थ्योरी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे, मैं इतना अच्छे से कह सकता हूँ. दैट्स वाई इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऑल्दो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगना पड़ा आफ्टर इन 4th ईयर, बट आई वॉज एबल टू डू इट. सो मैं अगर फर्स्ट ईयर में वापस जाता तो मैं ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करता, सो दैट देर आर सो मेनी कॉम्पिटिशन्स, उनमें पार्टिसिपेट करता. सो मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग बनता है, एज वेल एज आगे मैं उसको और अच्छा कर पाता. Yeah, so that's very important point you have shared. So, this is so this brings me to another concern that students often struggle with. Like, बहुत सारे students बहुत rural और underprivileged background से आते हैं. So we feel underconfident or when we compare to peers like from privileged backgrounds. So means what advice would you give them to compete and succeed? And what advice is like? देखो, ये तब होता है जब आप उनसे दूर रहते हो. वो भी हमारे जैसे ही हैं. सबसे पहले समझने की बात ये है, हम्म. हम कई बार समझते हैं कि हम उनके जैसे नहीं है. नहीं, उल्टा समझो उसको, उल्टा देखो, वो हमारे जैसे हैं. ये कब होता है? देखो, जब भी मैं भी फर्स्ट ईयर में गया था, सो मुझे भी हिंदी ही, क्योंकि हमने Yeah. हमने तो इवन कई सारी बुक्स भी हिंदी में पढ़ी हैं. आई कैन एश्योर, Yes. मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, राइट? सो हम कॉलेज में जब जाते हैं तो हम देखते हैं सारे प्रोफेसर्स इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं. कई सारे स्टूडेंट्स भी जो ऐसी बड़ी बड़ी सिटी से आए होते हैं, तो वो भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग लाइक ऐसा, इस तरह से बातचीत कर रहे होते हैं. हमें लगता भी है कि यार कहीं ये दिखाने के लिए बात कर रहे हैं क्या. हो सकता है वो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट हो, नेचुरल एक्सेंट हो. बट ये जो हमें लगता है ना, इंफीरियरिटी वाली कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग, या फिर ये कि हम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हैं, आप उनसे बात करोगे ना, उसके बाद वो फीलिंग खत्म हो जाती है वहां पे. तो आप उनसे बात करो, आप जो लेक्चर हॉल में जो टीचर या फिर जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है, आप उनसे बात करो. देन वो जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी ये आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो अपने आप खत्म हो जाती है. दिस इज नॉट फॉर जस्ट दिस, किसी भी चीज के लिए. मान लो आप किसी से बात करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ कोई भी चीज करना चाहते हो. सपोज कोई स्टेज है, आपको वहाँ डांस परफॉर्म करना है, या फिर कोई स्टेज जाकर आपको वहाँ कुछ बोलना है. फर्स्ट स्टेप, यानी कि जो कहते हैं हम आइस ब्रेकर, वही इंपॉर्टेंट, वही थोड़ा मुश्किल होता है. वो अगर आपने कर लिया तो उसके आगे का स्टेप इजी होता है. सेम गोज हियर एज वेल.
आपको लगता है कि आप किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या किसी चीज में अच्छा नहीं कर सकते, आप एक बार उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करोगे तो वो आपके अंदर का टैलेंट है। दैट्स वाई आपने दक्षिणा भी में भी आए थे, दैट्स वाई आपने दक्षिणा से आगे आप कॉलेज भी गए हो। टैलेंट तो है सब में, इट्स जस्ट कि हमने उसको दूसरे तरीके से एक्सपीरियंस किया है rather देन बाकी लोगों ने जैसे किया। तो आप उस जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसमें एक बार पार्टिसिपेट करोगे ना, जब से सबसे पहले किसी को मैराथन भागनी है सपोज, मेरा एक फ्लैटमेट है मैराथन भागता है 41 किलोमीटर्स, यू कैन एज्यूम, राइट। सो उसने मुझे भी थोड़ा थोड़ा दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो मैंने पार्टिसिपेट करने से पहले मैं सोचता था कि यार नहीं 1 किलोमीटर्स भी मेरे लिए टू मच है, बट मैं 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स भी मतलब दौड़ लेता हूँ। सो दैट्स लाइक एक बार पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करोगे देन वो जो गैप है आपके बीच का वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बिकॉज यू हैव दैट टैलेंट। सो अपने पर भरोसा करो और पार्टिसिपेट करो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So this is a very good perspective जो आपने ऐसे बताया. So अब now more students will feel some sort of confidence. So like that you have told about this. So now we'd like to shift towards like preparation related questions for placements. Like कुछ ऐसे technical skills ऐसे क्या focus करना चाहिए like considering AI and automation in the next 2 years so that मतलब also how can a beginner start and gradually grow into an SD role. So today's AI and automation has taken place in today's world. So उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए तो हमें ऐसा कौन सा टेक्निकल स्किल्स कैसे इंप्रूव करना चाहिए एंड व्हाट शुड बी फोकस. राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इसका जो आंसर दूंगा वो आगे आने वाले 1 महीने में थोड़ा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि एआई इज एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट राइट नाउ। सो जो पहले था कंप्यूटर साइंस या एसडी के लिए जो रिक्वायरमेंट थी और अभी की रिक्वायरमेंट काफ़ी चेंज है। फॉर एग्जांपल अभी हो सकता है अगर आप केवल एसडी, सो अभी काइंड ऑफ दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आपके कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसडी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एंड उसके साथ साथ एआई रिलेटेड जो भी अभी चीज़ें आ रही हैं आप उसके लिए भी अपडेटेड होने चाहिए। डजेंट मैटर कि अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर एआई इंजीनियर्स की फील्ड में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। एच डी इज लाइक मतलब एआई, एआई को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं राइट, हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, सेम गोज फॉर एआई एज वेल। आप एआई के बारे में सीखो, सीखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर्स पढ़ो, एआई को यूज़ करना आना चाहिए। एसडी रोल में देखो दो रोल्स हैं कंप्यूटर साइंस में, अगर मैं दो की बात करूं, एक एसडी हो गया और दूसरा हो गया एआई इंजीनियर, और जो एआई मशीन लर्निंग फील्ड में जाना चाहते हैं लोग, ठीक है। सो जो मशीन लर्निंग और एआई की फील्ड में जाना चाहते हैं उनको एआई के बारे में तो पता होना ही चाहिए ये एज अ टूल, साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो एआई की पूरी मतलब वो किस तरह से बना है, उसको किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ है, उसकी पूरी एज अ हिस्ट्री जैसे जैसे वो आई है उनके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स या जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको उन एआई टूल का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, कि आप उनको प्रॉम्प्ट बेस्ड है। फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी में कुछ भी पूछते हो वो आपको रिप्लाई देता है, जेमिनाई से कुछ भी पूछते हो रिप्लाई देता है। तो आप कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हो सो दैट आपको जो आंसर चाहिए एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाए, दैट इज ऑल्सो ट्रिक, मतलब वो कला है एक तरीके से, आप क्या उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं उनको। तो अभी आपको आज के टाइम में सारे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, डजेंट मैटर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांच के आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल में जा सकते हो। लेकिन आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहेगा, बिकॉज आप एआई कितना भी आ जाए आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, नेटवर्क्स, ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो आप कितने भी एआई टूल यूज़ कर लो काम हो जाएगा, लेकिन आपको अगर क्योंकि एआई इज़ नॉट दैट परफेक्ट, वो हमेशा एक ह्यूमन के मतलब वेरिफिकेशन उसमें चाहिए होता है कि भाई एआई ने जो किया है वो सही है कि नहीं है। सो विद ऑल द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीएस आपको एआई की टूल यूज़ करने की इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट पर्पसेज ऑल्सो। अगर आपकी ये डीएसए एंड ये जो मैंने कोर कॉन्सेप्ट्स बताई ये अगर अच्छे होंगे, एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों आप रेज्यूमे में डाल सकोगे कि आपने सो एंड सो प्लेटफॉर्म पर सो एंड सो रेटिंग है आपकी, और आपने इन इन
देर इज वन मोर कॉम्पिटिशन, अगर जिसने नहीं सुना हो, ACM ICPC एक कॉन्टेस्ट होता है, कंपटीशन होता है, वर्ल्ड लेवल पर होता है, इंटरनेशनल लेवल पर। सो इसमें क्या होता है कि पीपल जस्ट ज्वाइन, 3 लोगों की टीम में आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को, 3 3 लोगों की टीम बनती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड देन आप पार्टिसिपेट करते हो। सो ऐसे कई बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करोगे, और अगर मान लो अगर आप जितना आगे जाते हो तो आपकी उतना अच्छा रेज्यूमे बनेगा, एंड दैट विल हेल्प इन योर प्लेसमेंट्स, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड ईयर में जाके रेज्यूमे बनाते हो, फर्स्ट ईयर में जो किया आपने वो आपके सेकंड ईयर में काम आएगा। सेकंड ईयर में आप उस तरह से आप इंटर्नशिप वगैरह ले सकते हो, सेकंड ईयर में भी ले सकते हैं, इंटर्नशिप लेते हैं लोग। एंड देन सेकंड ईयर के बाद, सेकंड ईयर में जो आप कर चुके हो, देन वो थर्ड ईयर की इंटर्नशिप के लिए आपके रेज्यूमे में काम आएगा। देन जो थर्ड ईयर में किया आपने वो फोर्थ ईयर में काम आएगा। सो स्टार्ट बिल्डिंग योर रेज्यूमे एज सुन एज पॉसिबल। So I think that gives a very clear direction, sir. So especially for beginners and we are so projects in another things like projects. So projects are another area where students often feel confused. Or so my question is related to this. So for an ST role, what kind of projects should they focus on, like full stack web development or something machine learning on something else? So how can they decide if a project is resume worthy or what should they avoid? राइट, सो प्रोजेक्ट तुम्हारा जो भी तुम कर रहे हो ना, अगर सपोज तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ही हो, सो उस केस में तुम्हारे कोर्सेज में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, पहली बात। तो उनसे भी तुम्हारा रिज्यूमे में उनको तुम ऐड कर सकते हो। कई बार कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई, जैसे हमारे केस में, मैं गुवाहाटी से था, तो हमारे में एक रिक्वायरमेंट आई थी कि जो भी कल्चरल या फिर टेक्निकल टीम है, यानी कि जो पूरी एज अ जो टेक्निकल इवेंट होता है या कल्चरल इवेंट होते हैं, इंटर हॉस्टल इवेंट्स होते हैं, उनके लिए उन्हें एक वेब पेज बनाना था, वेबसाइट बनानी थी। तो उसके लिए वो कह रहे थे कि हाँ, हुएवर इज इंटरेस्टेड। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। उस टाइम मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, दैट मीन्स मैं सीखूंगा और मैं इंप्लीमेंट करूंगा, उस पर काम करूंगा। दो चीज़ें हेल्प मिलती है प्रोजेक्ट करने से, एक तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। थ्योरी पढ़ना और इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंस है। मैं बार बार सबको बोलता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी से केवल काम नहीं चलता। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करोगे प्रोजेक्ट में तो आपको उस थ्योरी की बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी, पहली बात। अब प्रोजेक्ट्स तुम क्या क्या कर सकते हो, उनमें तुम्हारे एक तो कोर्स प्रोजेक्ट्स हो गए। अगर आप नॉन कोर टीम में हो, मतलब नॉन कोर आपकी ब्रांच है, देन आप, तब भी आप किसी प्रोफेसर के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमने किसी प्रोफेसर के साथ काम किया है वो तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत अच्छा दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हें उन प्रोफेसर्स का रिकमेंडेशन मिल सकता है जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, तुम्हें उनके रिकमेंडेशन पर कोई इंटर्नशिप मिल सकती है, मे बी रिसर्च इंटर्नशिप। रिसर्च इंटर्नशिप तुम्हारे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप या फिर उसके लिए, रिज्यूमे के लिए बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड ईयर की जो मेरी इंटर्नशिप थी IISc बैंगलोर में, उसका रीज़न यही था कि मैं फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर गौरव त्रिवेदी, उनके साथ कांटेक्ट में था। उनके अंडर मैंने सीखा काम। एज सच मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको कुछ फर्स्ट ईयर में उन्हें कुछ मिल गया हो, लेकिन मैंने सीखा उनसे फर्स्ट ईयर में। उसके उनके कारण मुझे सेकेंड ईयर में जो इंटर्नशिप मिली, क्योंकि मैंने उनके अंडर प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद जो वो धीरे धीरे बिल्डअप होते गया, जैसे मैंने बताया। तो प्रोजेक्ट्स में तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे कोर टीम, मतलब कोर ब्रांच नहीं, कोर ब्रांच है तुम्हारी, SD ब्रांच नहीं है, किसी प्रोफेसर के कांटेक्ट में जा सकते हो। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? वो तुम्हें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट देंगे जो मल्टी ईयर भी चल सकता है। आप सेकेंड ईयर में चले गए मान लो, स्टिल यू कैन डू टिल फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर तक भी तुम उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत अच्छा तुम्हारे CV में दिखेगा। अगर आपको कुछ और वेब डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें सीखनी है, पर्सनली सीख सकते हो, पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो सकता है। लेकिन एज ए रेज्यूमे पर्सपेक्टिव से, अगर तुम्हारा ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह हो जिससे तुम मिल करके कुछ बड़ा बनाओ, एक तो है कि तुमने एक वेबसाइट बनाई, अकेले बनाओगे या 5 लोग बनाओगे, तो हाँ, मैं कहूँगा कि अकेले बनाओगे तो बेटर लगेगा, क्योंकि एक बंदे ने पूरी वेबसाइट बना दी। बट 5 लोग मिल करके कुछ बड़ा भी कर सकते हो तुम लोग, कि कोई ऐप बना दिया जो एक्चुअली तुम्हारे विद इन ऑफिस, ऑफिस कह रहा हूँ, विद इन तुम्हारे कॉलेज में वो लोग ऐप यूज कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढो, एंड डोंट जस्ट थिंक अबाउट गेटिंग जॉब। मतलब अगर तुमने मान लो कुछ बहुत अच्छा ऐप बना दिया जो एक्चुअली कॉलेज में यूज हो रहा है, उसको हम बाहर भी लॉन्च कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से स्टार्टअप में भी कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बड़ा सोचोगे कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढो। प्रॉब्लम कुड बी एज सिंपल एज कि तुम अपने घर पे रूम पे बैठे हुए, तुम्हारी लाइट खराब होगी, तुम्हारी लाइट ठीक करने के लिए कॉलेज वाले जल्दी से ठीक नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? क्या उसका कोई ऑनलाइन सिस्टम है क्या कि तुम वहां जा करके कुछ रेज कर दो टिकट जिससे उन्हें पता चल जाए? नहीं है तो क्या तुम बना सकते हो क्या? है तो कुछ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम ढूंढ सकते हो। साइकिल यूज करते हैं हम लोग, किसी की साइकिल, मतलब बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, उनकी साइकिल ऐसी पड़ी रहती है, उन साइकिल का क्या किया जा सकता है? इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनसे प्रोजेक्ट्स निकल करके आते हैं। और दीज प्रोजेक्ट्स स्टैंड्स आउट, मतलब ये अलग लगते हैं बाकी सारे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स से जो बाकी लोग करते हैं। तो अगर तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स करोगे, मल्टीपल बेनिफिट्स। पहली बात, तुम्हारे सीवी में कुछ अलग हट करके आएगा। सेकंड, अगर वो तुम्हारा प्रोजेक्ट इज वेरी गुड, मोनेटाइजेशन हो सकता है, उससे पैसे कमा सकते हो, तो वो स्टार्टअप में भी जा सकते, तुम उसे कन्वर्ट कर सकते हो। I think this will clear all the doubts regarding resume-worthy projects. So, another major source of stress for students is deciding their priorities. Like when they are in first year, second year, so or they are confused about what to do, like how to start or what matters the most. Like we have to start with the DSA, competitive programming, lots of things we have to do. So, how can they balance college workload with like interview preparation, projects, and फोकस कैसे करे वो ये समटाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टार्ट एंड हाउ टू कंटिन्यू. देखो इसमें, अब जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, तो उस टाइम हम अपने घर से पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर नवोदय में होते हैं, तो टीचर्स होते हैं हमारे हमारे ऊपर, हमेशा कोई ना कोई बैठा होता है जो कहता है कि नहीं ऐसा करो, नहीं वैसा करो, या फिर ये करो या ये मत करो। पूरे 24 घंटे का नवोदय का हमारा शेड्यूल फिक्स होता था कि हमें इस तरीके से हर मिनट पर ये करना है। ठीक है। देन जब आप कॉलेज में गए, यानी कॉलेज में जब आप हो, अब एवरीथिंग इज कंप्लीटली ओपन। आपसे कुछ भी मत करो, चाहे 10 दिन तक खाना भी मत खाओ, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है। सो अब आपको बैलेंस करना है चीज़ों को। इसीलिए ये जो पूरे 8 सेमेस्टर हैं, तुम्हारे पास 4 साल का टाइम है। ऐसा नहीं, कोई किसी को नहीं पता होता कि मेरे लिए व्हाट इज बेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज में गया, जैसे तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैं अगर वापस फर्स्ट ईयर में जाऊंगा तो मैं क्या करता। मैंने कहा कि मैं ये करता, बट जरूरी नहीं है कि उस टाइम मैं क्यों नहीं सोच पाया। अगर मैं ये सोचूं, तो रीजन वाज क्योंकि मैं खुद के लिए वो एक्सप्लोर कर रहा था कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। अगर तुम सेम टू सेम सीधे अपना लोगे कि नहीं इन्होंने ऐसा किया था मैं भी ये करने लग जाऊंगा, सबके लिए काम नहीं करेगा ये चीज। आपको खुद के लिए एक्सप्लोर करना है कि आप कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू बी सक्सेसफुल, या फिर तुम्हें जो भी चीज करना चाहते हो वो कैसे तुम अच्छे से अच्छा कर सकते हो। ठीक है। उसका सिंपल तरीका ये है, पार्टिसिपेट। जैसे मैंने कहा, जितना जल्दी हो सकता है पार्टिसिपेट करो, तुम्हें पता चलेगा वो अच्छी है तुम्हारे लिए या नहीं है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन वाज कि व्हाट वाज द क्वेश्चन एग्जैक्टली? प्रायोरिटीज, राइट? ओके। सो प्रायोरिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आप कर सकते हो। हम मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि क्योंकि कॉलेज में हम इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में हैं, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करो। ठीक है। अपना मेजर गोल रखो एक चीज़, और उसके अराउंड सराउंडिंग में माइनर माइनर गोल्स रखो। मेजर गोल शुड बी, जैसा तुमने कहा कि एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, सीजीपी अच्छी बने, बिकॉज अगेन दैट काउंट्स टू योर रेज्यूमे। देन तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हों, काउंट्स टू योर रेज्यूमे। दिस इज ऑल आर अराउंड एकेडमिक। या फिर तुम्हारी इंटर्नशिप अच्छी मिले, तो वो तुम्हारा मेजर गोल हो गया कि मैं अच्छा पढ़ूंगा या अच्छा पढ़ूंगी, और अच्छे जगह इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आगे जो मुझे स्टार्टअप करना है या फिर मुझे कहीं जॉब चाहिए अच्छी जगह, या जो भी मुझे कोई किसी को आईएएस बनना है, तो वो अकेडमिक से पार्ट सॉर्ट आउट होगा, और दैट शुड बी योर मेजर गोल। हमेशा मेजर गोल तुम्हारा यही रहना चाहिए। इसके अराउंड माइनर गोल्स, जिससे तुम्हारी ओवरऑल ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो। कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको डर लगता है किसी चीज से, उस डर को आप क्रॉस करना चाहते हो, तो आप उस चीज को कर सकते हो कि आप उसको ट्राई करो। डांस में इंटरेस्ट है आपको, उसमें जाओ। अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करो। क्यों? जब आप पार्टिसिपेट करोगे, आपके मेजर गोल में भी आपको वो हेल्प करेगा। तो ओवरऑल चीजों के साथ आपको इसको मैनेज करना है। अब एवरीथिंग कम्स टू योर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट अब आपको कैसे करना है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर, कि लेट्स ट्राई, मैं सुबह इतने बजे ये कर सकता हूँ, या फिर सुबह मेरे लिए ये सही है।
किसी को एक्सरसाइज करना पसंद है, सुबह कर सकता हूँ या शाम को कर सकता हूँ, वो उसके खुद के शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा, राइट? तो ये एक्सपेरिमेंट्स करके, जितना जल्दी एक्सपेरिमेंट करोगे उतना आपको पता चलेगा। हम जेई की जब एग्जाम देते थे तो हम दक्षिणा के टाइम पे एक्सपेरिमेंट ही करते थे कि व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर। मैं फिजिक्स पहले करूं या केमिस्ट्री पहले करूं या मैथ्स पहले करूं, राइट? ये एक्सपेरिमेंट ही था। एंड देन ओवर द वन ईयर या 2 ईयर, मैंने 1 साल की कोचिंग की थी दक्षिणा में। सो 1 साल या 2 साल में आपको खुद पता चल जाता है कि जब मैं अब जेई का पेपर देने जाऊंगा या जाऊंगी, पहला मैं केमिस्ट्री करूंगा। रीजन मुझे पता है क्योंकि मैंने ये देख लिया कि केमिस्ट्री में पहले करने से मेरा सबसे जल्दी ये हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला, राइट? अब सबका जरूरी नहीं है केमिस्ट्री सब लोगों ने किया होगा यहाँ पर, किसी ने हो सकता है मैथ्स या फिजिक्स किया होगा पहले। सेम गोज फॉर बाकी चीजों के लिए भी। अगर आपको अपना टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, दैट इज द मेन यहाँ पे लॉजिक। टाइम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है एंड देन एक्सपेरिमेंट करके आपको इन प्रायोरिटीज का फाइंड आउट करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या चीज आप किस चीज पे आपको फोकस करना है। लेकिन रिमेंबर, मेजर फोकस आपका एकेडमिक्स रहना चाहिए अगर आपको एकेडमिक्स में ही आगे जाना है। किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है देन हाँ, इट कुड बी डिफरेंट वे, ठीक है? सो प्रायोरिटीज के लिए आपको खुद के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा। किसी के वर्ड बाई माउथ नहीं, ऐसे नहीं ले लेना है कि किसी ने बोला है तो मैं यही करूंगा। आपसे खुद को वो उसको एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो कि मेरे लिए क्या सही है। यस सर, आपने बहुत अच्छा ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव दिया, सो स्टूडेंट्स विल फॉलो दिस एंड खुद से एक्सपेरिमेंट करना ऑन द थिंग्स, so that's very related things. So in this regarding, like now, so this also becomes even more challenging, students coming from non-circular branches. जैसे आपने कहा आप भी EC branch से थे, then you have switched to this. But like if some students do not switch and cannot switch from EC or some other branches like core branches to CSE and all. So how can they manage their core studies and coding together? अगर उनके जो core subjects हैं फिर वो भी neglect हो जाते हैं sometimes. Yes, अगर वो SD के लिए prepare कर रहे हैं और कई बार ये होता है कि मतलब वो ineligible हो जाते हैं for SD roles during placement. So वो कैसे अपने अंदर confidence लाए, कैसे वो tackle करें इस situation को, and what realistic other options क्या हो सकते हैं जो उन्हें consider करना चाहिए? ओके, दैट्स नाइस क्वेश्चन। सो जो भी कोर ब्रांचेस में हैं सभी, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं जो पहले कहना चाहूँगा, अपने कोर ब्रांचेस पर ध्यान ज़रूर देना। क्योंकि तुम्हारे जो भी एग्जाम्स हैं वो तो कोर ब्रांचेस की होंगे, उसमें डीए से तो नहीं आएगा। और अगर तुम्हारी सीजीपीए कम हो गई तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर एटलीस्ट न्यू हायर्स के लिए सीजीपीए एंड एक्सपीरियंस, दीज टू आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये मान के चलो मेरी कंपनी है, क्या तुम सभी अपने अपनी कंपनी मान करके चलो कि तुम्हारी खुद की कंपनी है, ठीक है? मैं आया तुम सबके पास कि प्लीज मुझे हायर कर लो, ठीक है? तो तुम लोग मुझे क्या सोच करके हायर करोगे? पहली बात, एवरीथिंग इज बिजनेस, राइट? बिजनेस मतलब उनका फायदा होना चाहिए। फायदा कैसे होगा? कि इफ दे आर हायरिंग सम सुटेबल और कैपेबल कैंडिडेट, ठीक है? अब मेरे जैसे हजारों लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आप कैसे फिगर आउट करोगे विदाउट नोइंग मी? मुझे आप पर्सनली नहीं जानते, मेरा पेपर है आपके पास विच इज माई रेज्यूमे। उसको देख करके आप कैसे फिगर आउट करोगे कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है, या अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है या नहीं, वो नहीं पता होता। तो उसके लिए क्या करते हैं, दे सी योर रेज्यूमे, उसमें अभी तक आप क्या क्या कर सकते हो वो ये देखते हैं। देयर कुड बी सम एक्सेप्शन कि भाई सेकंड थर्ड ईयर में रहते हुए किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, होते हैं लोग बहुत अच्छा करते हैं वो। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि एक्सपेरिमेंट करोगे, हो सकता है कुछ निकल भी आए। अगर उस कैटेगरी में आप हो, बाय डिफॉल्ट आप सबसे अलग निकल करके आ गए, देन आपकी ऑब्वियसली कॉलेज का भी फायदा होता ही है कि आपके कॉलेज का नाम होता है कि यू हैव क्वालिफाइड इनटू सर्टेन कॉलेज, सो दैट मींस समथिंग। उसके बाद आपकी सीजीपीए और एक्सपीरियंस कि आपने इस सो एंड सो कंपनी में एक्सपीरियंस किया या फिर आपके पास ये रिसर्च इंटर्नशिप है, तो उस बेसिस पर आपको हेल्प मिलती है। तो सीजीपीए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और सीजीपीए, अब आप कोर सब्जेक्ट्स कोर ब्रांचेस में हो तो सीजीपीए आपका कोर ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ने से ही बनेगा। तो कोर ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ना नहीं छोड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? सीजीपीए बनानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? देन कमिंग टू कि अगर आप कोर ब्रांचेस में हो तो भी आप कंप्यूटर साइंस में कैसे आ सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब दो तीन चीजें कर सकते हो तुम। कई कई कॉलेजेस में एक माइनर ब्रांच का कॉन्सेप्ट होता है, आप माइनर ब्रांच ले सकते हो, विच इज
बेसिकली, और मेजर ब्रांच रिमेन द सेम। अगर आप सिविल के हो तो सिविल ही पढ़ते रहोगे, लेकिन हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का होता है। सो दैट आप कंप्यूटर साइंस की भी एक आपको नॉलेज अच्छी मिल जाती है, और वो आपके प्लेसमेंट में आगे भी काम आते हैं, क्यों आप उसमें लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मैथमेटिक्स माइनर था, तो अगर तुम मेरी डिग्री देखोगे तो वो डिग्री इस तरह से है कि बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन मैथमेटिक्स। तो थोड़ा फैंसी बीटेक बन गई मेरी डिग्री, लेकिन मुझे हेल्प भी मिली। मैंने मैथमेटिक्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जो मुझे आगे काम आए। गोल्डमैन में भी मेरी इंटर्नशिप, ये कह लो, उसी कारण लगी थी, क्यों मुझे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आता था। सो कोर सब्जेक्ट्स में रह करके एक तो तुम माइनर ले सकते हो, दैट इज वन थिंग। सेकंड, तुम अगर कोर्स नहीं भी लेते ना कोई अलग से, तो भी कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं है कि तुम कोर्स लेकर के ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम बस, अगेन, जैसे माइनर में लोग एक सब्जेक्ट को एक सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, तुम इस तरह से लेकर के पढ़ सकते हो। फोकस करो डीएसए पर सबसे पहले। अगर तुम कोर ब्रांचेस की हो, कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल खुद से पढ़ना है, तो सबसे पहले एक लैंग्वेज आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, कोई एक लैंग्वेज सीखो। सजेस्ट करूंगा C++ सीख लो। ठीक है, अगर किसी को AI ML की फील्ड में जाना है तो तुम्हें पाइथन सीखना चाहिए। ठीक है, सो बाकी सभी को C++ सीखो सबसे पहले, अगर खुद से करना है तो। एंड DSA, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, अगर जस्ट फॉर फुल फॉर्म, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ो, और उसको पढ़ करके तुम, ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिनको नहीं पता हो। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, बहुत सिंपल हो सकती है, कि सपोज कोई ग्राउंड है, उसमें स्प्रिंकलर्स हैं, वो सर्टेन एरिया कवर करते हैं, मिनिमम कितने स्प्रिंकलर से तुम पूरे ग्राउंड को कवर कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन, मैथ्स लगा सकते हो, या फिर कई बार तुम्हें कुछ एल्गोरिदम लगानी पड़ती है, जिससे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इज मैथमेटिक्स बेसिकली, कि तुम कॉन्सेप्ट लगाते हो कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, सो उन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का यूज करके तुम इन तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, और इनको कम से कम टाइम में सॉल्व करना, उसको बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि कंपटीशन है। ये कर सकते हो तुम। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और एक लैंग्वेज, ये पढ़ के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी आगे कंप्यूटर SDE रोल में बढ़ने की। एंड अगेन, एज ए सेड, ये स्टार्ट करना पड़ेगा। आप चाहे कोर ब्रांच में, आपको SDE रोल में जाना है या नहीं जाना है, मैं तो ये कहूँगा, आप चाहे नॉर्मल किसी और रोल में भी जाओगे तो AI टूल विल स्टिल बी रिलेवेंट फॉर यू, तो वो तो सीखना स्टार्ट कर ही दो। थैंक यू सर, आपने इतना क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। सो अभी हमने सारे वो सब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, प्रिपरेशन एंड प्रायोरिटीज रिलेटेड। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर internship preparation for like placement. So the very first question in this regard, so how did you personally prepare for interviews, and and what would you do differently if you were starting again today for like tips for interviews and all? ओके, नाइस। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन की थी, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सो इसका थोड़ा सा श्रेय नवोदय के टाइम पर जाता है। एक सीनियर थे मेरे, तो हम दो क्लासमेट्स थे, तो वो क्या करते थे, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, या फिर ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब थोड़ा फन के लिए भी, वो हमको कहते थे कि चलो ठीक है, तुम वहां से चल करके आना दोनों लोग, और गेट पर आकर के पूछना, मे आई कम इन सर। और मैं एक एक करके बुलाऊंगा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे कुछ भी बेसिक क्वेश्चन होते थे मैथ्स के, चाहे सिंपल क्वेश्चन, कि कुछ भी हो सकते थे, कि डिफाइन ट्राइंगल फॉर एग्जांपल। तो तुम ट्राइंगल डिफाइन, तो इस तरह से हम आते थे, वो हमसे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते थे, हम उन्हें ऐसे आंसर करते थे, देन वो बताते थे कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं। तो अनकॉन्शियसली, मतलब हमें ये कॉन्शियस थोड़ी ना था उस टाइम, कि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो आगे काम आएगा, वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे हेल्प, उस टाइम समझ में आया कि किस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। बहुत माइनर, मतलब वो जस्ट बिगिनिंग कह सकते हो। उसमें इतना मैंने तोप नहीं सीख लिया था कि नहीं उसी से पूरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, सो बट दैट वाज द बिगिनिंग। देन बोलने की स्किल, वो अगर आपकी अच्छी है, इंटरव्यू में हेल्प करेगा। अगेन, कॉलेज में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं बोलने के लिए, जरूरी नहीं है स्टेज पर जा करके ही बोलना।
आप एक्सप्रेशंस, यानी कि मान लो जो ये नुक्कड़ नाटक वाले क्लब्स होते हैं तो उनमें जाओगे तो वो तो हर जगह बोलना सिखा देते हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं भी जाओगे, 5 लोगों के बीच में भी बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्किल, बोलना कैसे है। तो वो अगर आपके पास, आपको अच्छा है, अगर आप मतलब वो आपको अच्छा करना चाहिए, अगर आपको इंटरव्यू में अच्छा करना है तो क्यों, बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अगर आप मेरा, जैसे मैं अगर किसी का चेहरा नहीं देख सकता तो मैं उसकी बात से ही अनुमान मुझे लगाना पड़ेगा कि वो कैसा बंदा या बंदी हो सकती है। सो इंटरव्यूज़ के लिए और कैसे प्रिपेयर मैंने किया कि एक तो बोलना हो गया फॉर श्योर। देन आपके, अगेन जिस भी रोल के लिए जा रहे हो, पहली बार जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के जाओ। कि आपने अगर एसडी के लिए अप्लाई किया है तो ये पढ़ के जाओ कि वो कंपनी करती क्या है, थोड़ा सा आइडिया हो कंपनी के बारे में। देन इंटरव्यू देते टाइम आप लास्ट में उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि इट्स रिलेवेंट, राइट, तुम्हें पता होगा कि तुम किस कंपनी के लिए बैठे हो। वही अगर उन्होंने तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ, अगर गूगल में हो तो भाई गूगल में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर कोई भी कंपनी है तो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। एंड देन इंटरव्यू के लिए जो मैंने प्रिपरेशन किया था वो यही कि कुछ मॉक इंटरव्यूज वगैरह हर कॉलेज में सीनियर या फिर कुछ लोग, दोस्त लोग ऑर्गेनाइज करते ही हैं, तो मॉक इंटरव्यूज ले सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज में यही होता है कि जो भी एग्जैक्ट इंटरव्यू की एक तरीके से डुप्लीकेट इंटरव्यू मान लो। मॉक का मतलब कि कोई भी बंदा, तुम या मैं तुमसे रैंडमली क्वेश्चंस पूछूंगा, जो जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं तुम आंसर दोगे, एंड देन इट विल बी लाइक एग्जैक्ट इंटरव्यू। ये कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है क्या, या फिर लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, या क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन अभी भी मैं तुमसे बातचीत कर ही रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कब इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, कब हिंदी में बोल रहा हूँ, राइट। सेम गोज देयर ऑल्सो। प्रेफरेंस इंग्लिश में रहती है फॉर श्योर, क्योंकि बहुत सारी, अगर तुम एमएनसीज की बात करते हो, स्टार्टअप्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली भारत के अगर हो तो तुम हिंदी में पूरा इंटरव्यू दे दो, दे आर स्टिल ओके। मैंने 2 कंपनीज में इंटरव्यू दिया था ड्यूरिंग माय प्लेसमेंट। वन वाज गूगल एंड अनदर वाज क्वाड आई के नाम से एक कंपनी होती है, सर्च कर लेना। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है। टू बी ऑनेस्ट, गूगल से ज़्यादा पैसे देती है, ठीक है, डबल दे देती है गूगल से भी। सो मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ था, बट आई चोज गूगल बिकॉज उस टाइम अगेन ब्रांड कह लो, नहीं पता होता, जो भी रीज़न। सो बट मेरा गूगल का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था, क्वाडाई का पूरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ था, ठीक है। तो स्टार्टअप्स एंड ऑल, जो भी छोटी कंपनीज कह लो, वो स्टार्टअप नहीं है वैसे क्वाडाई, बट स्टिल दैट्स भारत स्पेसिफिक, मतलब भारत की जो भी कंपनीज हैं, हिंदी में तुम इंटरव्यू दे सकते हो परफेक्टली ओके। गूगल या फिर कोई भी तुम एमएनसी कंपनी में जाओगे, थोड़ा सा इंग्लिश में तुम्हें बोलना पड़ेगा। अगर तुम फंस जाते हो कहीं पर, तुम्हें अपनी बातचीत रखनी है और तुम कहीं कहीं फंस गए हो, तुम्हें लग रहा है तुम कन्वे नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो सामने वाले को समझो कि क्या सामने वाला हिंदी समझ सकता है, ठीक है। पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या आपको हिंदी आती है, मैं तुम्हारा फेस देख करके भी डिटेक्ट कर सकता हूँ कि तुम हिंदी समझ गए क्या। कुछ तरीके होते हैं, वही है, ये तुम्हें कब समझ में आएगा, जब तुम्हें बोलना आएगा, तुम लोगों के सामने बोलोगे। मैंने, सपोज आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पिक सर्टेन वर्ड एंड मैं वो उसे हिंदी में बोल दूंगा, जैसे मैंने अभी किया, इंग्लिश में बोल करके लास्ट के कुछ वर्ड्स हिंदी में बोल दिए। वो अगर वर्ड सामने वाले को समझ में आ गया, दैट मीन्स ही माइट नो हिंदी। जरूरी नहीं है अच्छे से हिंदी आती है, लेकिन हिंदी इसे आती है, तो इसका मतलब अगर मैं कहीं फंस जाऊंगा तो हिंदी में मैं कन्वे कर सकता हूँ, विच इज परफेक्टली ओके। सामने वाला भी कभी ना कभी इस उससे गया होगा, राइट। तो घबराना नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए इंग्लिश जरूर बोलना सीखो, ठीक है। इंटरव्यू में जब अपीयर हो रहे हो, इन दैट केस फॉरगेट कि तुमने इंग्लिश आती है या नहीं आती है, जो भी आती है उस टाइम अपनी टेक्निकल नॉलेज और जितना रिलैक्स होकर के फोकस करो। लेकिन प्रिपरेशन करते टाइम इंग्लिश के लिए बोलने के लिए जरूर प्रिपेयर करो, क्योंकि एमएनसीज में ये एक्सपेक्टेड होता है कि तुम बाहर जब भी ज्वाइन कर लोगे किसी कंपनी में, उसके बाद तुम मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस सामने वाले को हिंदी आती है, इंग्लिश में बात करनी ही पड़ेगी। क्यों, तुम्हें बातचीत करनी है। सपोज यूएस में कोई क्लाइंट है तुम्हारा, उससे तुम्हें बात करनी है, कैसे हिंदी में बात करेगा वो, इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए। सो दोज आर सर्टेन एक्सपेक्टेशन जो उनके रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाइड भी होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो उस केस में तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट। बट अगेन इंटरव्यू में जिस टाइम तुम बैठे हो उस टाइम फिर उसको भूल जाना चाहिए कि हाँ, इंग्लिश में नहीं हो पा रहा है तो हिंदी में करेंगे।
तो इंटरव्यू के लिए सॉफ्ट स्किल एज वेल एज टेक्निकल स्किल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकल स्किल तुम्हारी अच्छी है, जो मैंने तुम्हें प्रीवियस में बताया, डीएसए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड ऑल, लेकिन तुम्हारी सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं है तो भी हो सकता है इंटरव्यू में तुम्हारा कट जाए, क्योंकि तुम अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाओगे, या तुम ये इंश्योर नहीं कर पाओगे कि सामने वाले को समझ में आ गया। और टेक्निकल स्किल तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि विदाउट टेक्निकल स्किल सॉफ्ट स्किल नहीं कर पाएगी कुछ। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, उन दोनों को इक्वली लेकर के तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। यस सर, दैट रिफ्लेक्शन इज वेरी हेल्पफुल। जो आपने बताया लाइक इंटरव्यू के साथ, इंटरव्यू में हमें दोनों टेक्निकल प्लस सॉफ्ट स्किल दोनों ध्यान देना चाहिए। So now moving to the next question. So some students also worry about their low CPI. Some have academic gaps. So for students with low CPI, ऐसी कौन सी strategies should they follow so that they can get interview calls? देखो, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारी फर्स्ट ईयर में लो सीपीआई है, यू कैन स्टिल इंक्रीज। सेकेंड ईयर में है, कम चांस है लेकिन इंक्रीज कर सकते हो। थर्ड ईयर में है, बहुत कम चांस है लेकिन कुछ बेटर बना सकते हो। फोर्थ ईयर में तुम्हारे हो ही गया तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे हाथ से बात चली गई। लो सीजीपीए है तो देखो, तुमने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण लो सीजीपीए बनी, एंड यू विल हैव टू डू समथिंग। मतलब तुम्हें उसका जो भी कह सकते हो उसका फल तो मिलेगा, यानी कि तुमने लो सीजीपीए किया तो या तो तुम्हें मेहनत अब डबल करनी पड़ेगी, राइट, जो बाकी जिनकी हाई सीजीपीए है उनको उतनी शायद ना करनी पड़े। तो इट्स लाइक दैट ओनली। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी अच्छी सीजीपीए है लेकिन किसी और की अच्छी नहीं थी तो वो भी उतने ही एफर्ट लगा करके जितना तुम लगा रही हो आ जाए। ठीक है, लक होता है, कई बार हो जाता है, लेकिन यू विल नीड टू डू मच मोर हार्ड वर्क नाउ, अगर तुम्हारी सीजीपीए कम है और उसको तुम अगर दोबारा वापस ठीक नहीं कर सकते। अब हार्ड वर्क में अगेन आप अपने रेज्यूमे में बाकी चीज़ों को इतना अच्छा चमका दो कि वो सीजीपीए ना दिखे। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। ठीक है, और जितना अच्छा तुम बाकी चीज़ों को करोगे उतना सीजीपीए का इफेक्ट कम होगा। तो होता भी है कई बार, ऐसा नहीं है कि लो सीजीपीए वाले कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा कि हार्ड वर्क तुम्हारा ज़्यादा करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमने वहाँ हार्ड वर्क नहीं किया, ऑनेस्टली तुमने वहाँ हार्ड वर्क नहीं किया, तभी सीजीपीए नहीं आई है। ठीक है, सो अब तुम बाकी चीज़ों को कितना अच्छा कर सकते हो, एक्सपीरियंस, यानी कि तुम कहीं इंटर्नशिप बहुत अच्छी जगह लो, बैक टू बैक लो, सेकेंड ईयर में भी ट्राई करो। सेकेंड ईयर में सबको ट्राई करना चाहिए, मतलब बहुत सारी कंपनी सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लेती हैं। बहुत सारी हमारे कॉलेज, हमारे गूगल में ऑफिस में बहुत सारे लोग सेकंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए आते हैं। जो सेकंड ईयर में आते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप दोबारा आने के। तो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट करो, नहीं है सेकंड ईयर में तो थर्ड ईयर में लो। एक्सपीरियंस का जो सेक्शन होता है इस रेज्यूमे में उसको अच्छे से अच्छा दिखाओ। देन कम्स योर टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल में तुम जितने प्रोजेक्ट्स या जो भी तुम सीख सकते हो उतना सीखो। कॉम्पिटिटिव जो अकम्पलिशमेंट सेक्शन होता है उसमें तुम जो तुमने किया है, जो तुमने हासिल किया है, पाया है, उसको तुम्हें लिखना होता है, राइट। तो उसमें तुम कितना अच्छा तुमने बाकी चीज़ें करी हैं। सपोज तुमने कोई कोड फोर्सेस पर तुम्हारी इतनी, ये तुम कैंडिडेट मास्टर हो, या तुम्हारी ये रैंक है, या ये तुम्हारी रेटिंग है, और या फिर तुमने, जैसे मैंने कहा ACM ICPC होता है उसमें तुम्हारी ये रैंक है, या तुम इस लेवल तक गए हो, नेशनल लेवल तक, या फिर वर्ल्ड लेवल, या फिर रीजनल, जहाँ तक भी तुम गए हो वो चीज़ लिख सकते हो। या मतलब जो भी तुम्हारा रेज्यूमे है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा आज ही जा करके बनाओ सब लोग, और उसको तुम देखो कि क्या चीज़ तुम उसमें अच्छा कर सकते हो, बिकॉज दैट इज द पेपर जो तुम अपने, अपनी जो तुम एक तरीके से आईडी कार्ड है तुम्हारा, वो तुम जो कंपनीज में जाकर के दिखा रहे हो कि दिस इज मी, एंड इस बेसिस पर जज करो मुझे और बताओ कि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कैसा हूँ। ठीक है, सो सीजीपीए तुम्हारी कम हो या तुम कोर ब्रांच कोई और हो तुम्हारी, तुम जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो उसका रेज्यूमे इस तरह से बनाओ कि वो उस फील्ड के लिए बेस्ट हो। उसमें तुम क्या डाल सकते हो, क्या तुम पे अप्लाई होता है, वो तुम सोचो खुद से। सीजीपीए कम है तो बाकी चीज़ों को बढ़ाओ, बाकी चीज़ें कम है, सीजीपीए को बढ़ाओ। वो नहीं बढ़ सकते, प्रोजेक्ट्स बढ़ाओ। वो नहीं हो सकता, अपने अकम्पलिशमेंट्स बढ़ाओ। ठीक है, तो सीजी अपनी रेज्यूमे चेक करो, उसमें तुम कौन सा सेक्शन है जो एक वीक पढ़ रहे हो तो दूसरा तुम अच्छा कर दोगे। ठीक है, उस बेसिस से तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि तुम्हारा जो आगे का प्रोसेस है वो कितना स्मूथ जाएगा। ठीक है।
Oh, yes, thank you, sir. So moving to next question, that is, apart from DSA, what other skills really matter in interviews, such as communication, system design, or projects or mindset, and which resources would you recommend for this? आपने जैसे कहाँ से prepare किया for this? All. सो जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम इंटरव्यू बिट नाम से एक वेबसाइट अभी भी है, तो इंटरव्यू बिट और लीड कोड, इन दोनों को मैंने फोकस रख करके किया था, ठीक है। और अगेन जैसे हम जेई टाइम पे कहते थे कि 5 बुक मत पढ़ो, 5 बुक के पहला पहला सब चैप्टर मत पढ़ो, एक बुक पढ़ो उसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। सेम गोज हियर एज वेल, क्योंकि रीजन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप एक ही तरीके के क्वेश्चन 5 जगह कर लोगे रेदर देन सभी तरीके के क्वेश्चन एक प्लेटफॉर्म पर करो, तो सारे तरीके के क्वेश्चंस करने की प्रिपरेशन ज़रूरत होती है। तो मैंने लीड कोड और इंटरव्यू बिट इन दोनों पे फोकस किया था। इंटरव्यू बिट से मुझे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया था। देन लीड कोड पर मैंने जो रियल रियल लाइफ में जो लोगों ने इंटरव्यूज में पूछे होते हैं क्वेश्चंस, वो सारे अवेलेबल होते हैं, उन सबको ट्राई किया था क्वेश्चन करने का, स्पेशली मीडियम लेवल क्वेश्चंस। क्यों, हार्ड लेवल जो क्वेश्चंस हैं लीड कोड पर वो रेयर पूछे जाते हैं, उतने नहीं पूछते हैं। आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए हार्ड की भी, अगर आप करोगे तब आप मीडियम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन तो इजी होते हैं, लेकिन मीडियम पर फोकस करो। मीडियम आपको सारे कवर अगर आपने लीड कोड के कर लिए देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, एंड देन आप हार्ड की तरफ मूव ऑन करो, बीच बीच में हार्ड पिकअप कर लो, सो दैट आपको जो मीडियम क्वेश्चन हैं वो ईजी लगने लगे, ठीक है। सो मैंने इन तरीके की प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया था। और जैसे ये डीएसए के अलावा क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है, राइट। तो मोस्टली न्यू हायर्स के लिए अगर आप बड़ी एमएनसीज वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, सबसे पहली बात। अगर एमएनसीज वगैरह में जा रहे हो उस केस में सिस्टम डिज़ाइन नहीं चाहिए तुमको, ठीक है। उस केस में ओनली डीएसए इज सफिशियंट, डीएसए पूछा जाता है ऑलमोस्ट एवरी एमएनसीज में। लेकिन अगर आप वहीं यहाँ पे स्टार्टअप या ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपको जाते ही वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन और वहाँ पर आपको उनके ग्रोथ में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ जाते ही आप सीखे हुए आए हो, वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। एमएनसीज की एक्सपेक्टेशन होती है आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो स्किल अच्छी है, एनालिटिकल स्किल अच्छी है, आप यहाँ आकर के हम सिखा देंगे आपको। तो इन दोज केसेस डीएसए इज सफिशिएंट। लेकिन बाकी जो स्टार्टअप्स या फिर जो कुछ स्मॉल कंपनीज हैं उन केसेस में वो जो काम कर रही हैं, जैसे कि अगर कोई वेबसाइट बिल्डिंग, कोई ऐसी कंपनी है जो वेबसाइट वगैरह बनाती है या कुछ उनकी वेबसाइट है, तो उस केस में आपको उन नॉलेज उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप वेब वेब डेवलपमेंट सीखो। कोई अगर ऐसी स्टार्टअप है जो एआई और एमएल की फील्ड में कुछ नया टूल बना रहा है, तो उसकी दो रिक्वायरमेंट हो सकती है, या तो वो एसडी के लिए हायर कर रहा है, तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि एआई के साथ में कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे बना सकता हूँ, या फिर आपने कभी बनाया हो, कोई प्रोजेक्ट किया हो, या फिर आपको उस वो प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है वो आपको पता हो। तो आप किस कंपनी के लिए जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर के लिए, अभी अगर आपको नहीं पता कि मैं किस कंपनी के लिए बैठूंगा, इन जनरल प्रिपरेशन करनी है, तो डीएसए तो आपको सबसे पहले आना ही चाहिए। क्यों, बाकी कंपनीज भी डीएसए पूछ लेती हैं। तो फोकस करो एमएनसीज वगैरह के लिए, तो डीएसए एक अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके साथ साथ आप देन फिर प्रोजेक्ट्स करो, प्रोजेक्ट्स करोगे तो आप बाकी चीज़ अपने आप सीख जाओगे जो आपको। सिस्टम डिज़ाइन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन ठीक है, आ जाए तो वो अच्छा है, सीख सकते हो। देर आर मैनी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। सो अगर सीखने के लिए बात की जाए कि ये चीज़ें कहाँ से सीख सकते हो, आई वुड सजेस्ट फोकस कि आप किसी सीनियर से सीखो सबसे पहले। सीनियर्स होते हैं जो इंटर्नशिप करके आए होते हैं, या फिर आपके कॉलेज के अंदर ही कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, उनसे सीखो। सबसे पहला प्रेफरेंस वो होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको अकेले पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस होती है, तो यूट्यूब या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे यूट्यूब से मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन यूट्यूब मैं जनरली प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि इट्स लाइक अ रैबिट होल, ठीक है। मतलब आप एक बार कुछ देखना स्टार्ट किया, आपने ऑटो प्ले होकर के कुछ और चला गया, नीचे आपकी प्रेफरेंस में कुछ और आ गया। यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट होकर के आप यूट्यूब शॉर्ट्स पर पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो अगर आपका फिक्स है कि हाँ आपको ये सीखना है और ये आप यूट्यूब पर कंट्रोल करके सीख सकते हो, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। अदरवाइज आप लोगों से सीधे पूछोगे या फिर ग्रुप में पढ़ोगे, दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल।
So I think that gives a very holistic picture of interview preparation जो आपने बताया. So this is a question related to AI again, and like many students worry that AI will take over our jobs. So आपका कोई honest view on this, like जो software engineers होते हैं, they are also confused that AI will take their jobs too. So coding उन्हीं से लिखवा लेते हैं, सब कुछ उन्हीं से हो जाएगा, वेब डेव वगैरह सब कुछ AI से हो जाएगा, तो फिर why should we prepare for it, and like honest perspective in the from the industry, real industry experience they देखो want. ये क्वेश्चन तो मुझे भी है। कोई अगर आंसर दे दे तो मेरी जॉब कितने साल तक सेफ है मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ। जब कुछ टाइम पहले यानी कि हमारे पेरेंट्स या फिर जो उनके जब जमाने में कह सकते हैं, उन्होंने जितना हार्डवर्क किया कि हम कर रहे हैं क्या। जस्ट एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, हार्डवर्क एज इन फिजिकल वाला हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ मैं अब। वो भूल जाओ, टेक्निकल, राइट। खेती करते थे वो, राइट। या फिर और भी कुछ ऐसे काम करते थे जिनमें फिजिकल पावर काफी लगती थी, राइट। क्या हम में वो फिजिकल पावर है अब? अगर वो जितना खेत जोतते थे अगर हम सबको दे दिए जाए, हम जोत सकते हैं? नहीं जोत सकते, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं अब? हम लोग जिम जाते हैं या फिर योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, HIIT करते हैं, देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। वो लोग ने उन लोगों ने नेचुरली हार्ड वर्क करके देन उनकी बॉडी अच्छी है। हम लोगों ने नेचुरल नहीं किया तो हम लोग जिम वगैरह करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, अदरवाइज हमारी बॉडी सबकी कमजोर रह जाती है, राइट। आने वाले टाइम में जब भी AI आ रहा है, ठीक है, आपको चाहिए कि आप AI यूज तो करो, लेकिन इतना यूज मत करो कि आप खुद डम हो जाओ आप, ठीक है, आप कमजोर हो जाओ, आपका माइंड कमजोर हो जाए। समझ पा रहे हो इसकी रिलेशन फिजिकल उससे क्या है? जब फिजिकल रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, आपके खुद मशीनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी फिजिकल क्षमता भी खत्म हो गई, ठीक है। अब जिसने वो फिजिकल क्षमता मेंटेन करने के लिए जिम ज्वाइन किया या फिर कुछ भी किया, वो अभी भी मस्कुलर है, वो उतना अच्छा देखने में है, उसकी फिट है, वो उसके अंदर उतनी बीमारियां नहीं है। सेम गोज हियर। आप AI पर इतना डिपेंडेंट अगर हो गए कि वही सारा काम कर लेगा, और अगर मुझे कुछ लिखवाना है, सपोज ईमेल लिखवाना है, राइट, या तुम अपना प्रोजेक्ट, मैं श्योर ना, यहाँ पे 49 लोग हैं अभी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 45 से ज्यादा लोग AI से अभी अपना लिखवाते होंगे, यानी कि लिखवा करके या तो रिफ्रेश करवा लेते होंगे, राइट। करवा सकते हो, अच्छा है, वो वहां पे आपके सबमिट करने के लिए काम आएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आप उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाओगे कि आप बाद में उतना अच्छा नहीं लिख सकते हो कि जो विदाउट AI आपका सबमिट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए या तो आप AI सीखो, यूज करो, लेकिन आप अपने जैसे यहाँ जिम करते हैं अपनी फिजिकल मेंटेन बनाने के लिए, आप यहाँ कुछ ऐसी चीजें करो ताकि आपका वो जो टेक्निकल आपका दिमाग है वो कमजोर ना हो, आप डम्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स टू कि विल AI टेक ओवर द जॉब। ये सोचो, पहले बैलगाड़ियां चलती थी, ठीक है, उसके बाद अब गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, कार्स ने उन बैलगाड़ी वालों की जॉब ली, फॉर श्योर। लेकिन अगर वो बैलगाड़ी वाला कार चलाना सीख गया तो वो ज्यादा कमाता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा है जिसको AI नहीं आती, मुझे नहीं आती मान लो AI, मैं अभी कुछ कमा रहा हूँ, अब जो AI आ करके जो लोग उनका यूज करना सीख जाएंगे ना, उन AI टूल्स का, वो लोग मेरी जॉब खा लेंगे अगर मैंने AI करना नहीं सीखा, तो AI का यूज करना नहीं सीखा। वेयर एज अगर मैं भी AI सीख गया, मेरे पास वो टेक्निकल स्किल थी ही पहले बैलगाड़ी चलाने की, और मैं गाड़ी चलाना सीख भी गया, तो मैं उस AI का यूज करके अब उसी काम को और बेटर कर सकता हूँ। तो विल AI टेक योर जॉब? यस इट विल, इफ यू डोंट नो AI। अगर आप खुद AI यूज नहीं करते तो कोई भी कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप AI यूज मत करो, क्योंकि अगर आपके पास कोई मशीन है जो आपके उस काम को फास्ट कर देगी, तो आपको उस मशीन का यूज करना आना चाहिए। तो दैट इज द मतलब, ये मेरा वर्ड नहीं, मेरा सेंटेंस नहीं है कि AI विल टेक योर जॉब इफ यू डोंट लर्न AI। आई थिंक सॉल्ट सैम ऑल्टमैन या किसने, मतलब किसी जो ChatGPT का वो है, उसने, मतलब इन बड़े लोगों ने ये उन्होंने उन्होंने भी यही बात कही है। सो इट में मतलब इसका मतलब है कि हाँ, आपको AI सीखोगे जितना, उतना आप ये मान के चलो कि हाँ, यू आर इन द मेन स्ट्रीम, बाकी लोग भी सीख रहे हैं, एंड देन आप अलग क्या कर सकते हो, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे, आपने 4 साल में क्या किया है।
Thank you, Shiv, sir, for sharing such a balanced and realistic perspective. So मतलब AI है तो मतलब हमें साथ साथ उसके वो इवॉल्व हमें भी होना पड़ेगा. So I think yeah, that's good perspective. But उसी पे dependent नहीं होना है. So before we wrap up today's session, so one last thing we would love to hear from you, like any final advice or message for students who feel underconfident today when they are preparing for interviews and placements and internships. So they are also unsure about their future in tech. So for final advice for them too. मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। फ्यूचर का ध्यान रखो कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, उस बेसिस पर प्रेजेंट को तुम उस पर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। मैक्सिमम हम लोगों के साथ जो दक्षिणा से या फिर इन जनरल नवोदय से जो पढ़े हैं, हमारे साथ क्या होता है कि हम एक तो अपने छोटे सर्कल में बंद के रह जाते हैं, सबसे पहला। दूसरा कि हमें सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे कोई ज्ञान दे रहा है, ठीक है। ये कॉलेज वो नवोदय टाइम में भी होता था, दक्षिणा टाइम में भी होता था। कोई बाहर से बोलने आ गया तो मन करता था सुनते रहो उसकी बात। ये एक दिन चलता है, मतलब आपने सुन लिया, आपने आज मेरा सेशन या जो भी आपने आपके डाउट्स थे आपने सुने, कुछ सीखा भी होगा कुछ लोगों ने। एक दिन चलेगा, एक दिन वो एनर्जी रहेगी कि हाँ मैं जाकर के आज रेज्यूमे बनाऊंगा और फिर उसको मैं चेक करवाऊंगा कि ये रेज्यूमे ठीक बनाया गया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हो जाता है कि वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो वो मोटिवेशन कैसे बनाए रख सकते हो, ये एक फिगर आउट करना है आपको। एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको एक दिन, दो दिन, 5 दिन बढ़ा देगा आगे। लेकिन इंटरनल खुद के अंदर से मोटिवेशन कहाँ से आएगा, वो ढूंढो सबसे पहले कि मेरा मोटिवेशन क्या है। मेरी फैमिली जिस बैकग्राउंड से आई है, तो मेरा मोटिवेशन क्या है, मुझे कहाँ लेकर के जाना है उनको। और कोई मोटिवेशन हो सकता है, कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है आपका, वो मोटिवेशन सबसे पहले पहचानो। उसको पाने के लिए फिर आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ आपको फिगर आउट करनी है। तो पूरे हमारे इस सेशन का जो एम था वो था कि हम जो करना चाहते हैं वो कैसे करें। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो क्यों करना है, उसके लिए आपको मोटिवेशन आना चाहिए, ठीक है। आप खुद का मोटिवेशन पहचानो। सेकंड चीज़ कि नए नए लोगों से बातचीत करो। अगर आप यहाँ पे एक दूसरे को नहीं पहचानते, तो आप एक दूसरे को पहचानो। जितना बड़ा ग्रुप होगा उससे आप ये चीज़ पता लगा पाओगे कि अगर आप कुछ करना चाहते हो सकता है उसमें से किसी एक बंदे ने कर रखी हो। यहाँ 47 अब करंटली लोग हैं, तो सबने अलग अलग चीज़ें देखी हैं, सबने अलग अलग चीज़ें सीख रहे होंगे, ठीक है। किसी ने अगर कुछ सीखा है तो वो या सीखना चाहता है तो वो किसी और से शेयर कर सकता, पूछ सकता है या फिर शेयर कर सकता है अपनी लर्निंग्स को। जितना तुम दूसरों को बताते हो उतना तुम्हारी खुद की लर्निंग क्लियर होती है, ठीक है। एक क्लियर कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कोई सिंपल सा कोई भी चीज़ है आपने अगर अपनी दादी जी को सिखा दिया, तो दैट मीन्स आप वो बहुत अच्छे से आपको आता है। ये क्यों कहते थे, इसका मतलब आप किसी को अगर बताना, आप पढ़ाना सीख गए तो वो उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो इन दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो। एक तो खुद का मोटिवेशन ढूंढो ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं काम करेंगी। अगेन तुम बाद में रियलाइज करोगे कि ठीक है मैं फर्स्ट ईयर में ये कर लिया होता, सेकंड में ये कर लिया होता, डजेंट मैटर। तो तुम बस ये सोचो कि तुम कैसे चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मेरी तरफ से यही, किसी को और कुछ पूछना हो। I think there is one question. Thank you, sir. जो आपने बताया, sharing is like there is a quote also. Sharing is caring. So sharing the learnings things from others also will give some advantages for communication too. So yeah, that's nice point. So anyone wants to ask anything, so they can ask. There is a question on the chat I can see. What is the role of AI in cybersecurity and ethical hacking? And can AI take over the job of it? Okay. So देखो, AI टूल, पहली बात साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग ये बहुत अच्छा एरिया है और बहुत कम लोग इसमें जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ, मतलब कई बार हमें इसको देख करके लगता है कि हाँ हम मूवीज वाले थॉट्स आने लगते हैं कि 5-7 स्क्रीन होगी, ऐसी ऐसी उंगलियां चल रही होंगी और कुछ ग्रीन ग्रीन पर ऐसे गिर रहा होगा मैट्रिक्स सॉर्ट ऑफ, राइट। ऐसा नहीं होता। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे पहला आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। इट इज़ लाइक
AI ML में जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, यहाँ पे थोड़े सेपरेटली चाहिए होते हैं, लेकिन मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एवरीथिंग कम्स डाउन टू सिस्टम कैसे काम कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में AI का यूज जरूर हो रहा है, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं मैं कि सबसे लास्ट में AI इनको सबसे लास्ट में रिप्लेस करेगा, AI अगर करेगा तो किसी को। SD रोल वगैरह, ये जो रोल है जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी कि वेबसाइट बनाना या कुछ और चीज़ें, हम भी अपने डेली लाइफ में, अब गूगल में हम, हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं। लेकिन हम ओवरसी करते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमें हेल्प करता है चीज़ों को बनाने में। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में क्या है कि मान लो तुमने कोई, अभी तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम गूगल पे यूज़ कर रहे हो सपोज, ठीक है। तुम अब बाहर गए, तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं था, तुम किसी के वाईफाई से कनेक्ट हो गए, किसी बाहर रेंडम, मतलब वाईफाई, ओपन वाईफाई या कुछ भी, तुमने वहां से कुछ, कहीं कुछ ट्रांजेक्शन करी, उससे कुछ SMS आया और तुमने कुछ किया, ठीक है। अब एवरीथिंग इज हैपनिंग ओवर वाईफाई, राइट। कि तुमने वाईफाई, अब वाईफाई कैसे काम करता है, ये टेक्निकल, जब तुम्हें डिटेल चाहिए होती है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के लिए, वाईफाई है क्या, तुम्हारे यहाँ से कुछ पैकेट्स, यानी कि सबको 0101 है, राइट। पैकेट्स का मतलब कि कुछ डेटा का ऐसे 0101 का कॉम्बिनेशन, उसको पैकेट बोल देता हूँ। वो पैकेट किसी के पास जा रहे हैं, जो कि राउटर के पास जाते हैं, वहां से वो कहीं आगे जा रहे होते हैं, जिससे तुम्हारे पास रिजल्ट वापस आता है। ये सब कुछ ऐसे कुछ हवा में, यानी कि अनगाइडेड मीडिया, फिर ये अलग अलग मीडिया के थ्रू हो रहा है, राइट। अब उस मीडिया में जाते हुए कौन बीच में उस डेटा को चुरा लेगा, या उसमें कोई अपना डेटा डाल देगा। मान लो तुमने कहा कि तुम मुझे 10,000 रुपीज भेज रहे हो, ठीक है। जब तुमने वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट करी, कोई बीच में बंदा आया, उसने जीरो अलग से लगा दिया आकर के समाओ, तो क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा मुझे तो, कि तुम 10,000 भेजना चाह रहे थे, मुझे 1 लाख मिल गया, मैं तो खुश। लेकिन दिस इज साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग की। एथिकल क्यों, क्योंकि तुम हैकिंग के अपोजिट में हो, यानी कि तुम से गुड पीपल के साइड में हो, इसलिए एथिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कि तुम जो भी इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, अभी तुमने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी चलते हैं कि जो इन फ्रॉड्स को बचाने के लिए एड्स वगैरह देते हैं गवर्नमेंट की, OTP शेयर मत करो। ये जो ऑनलाइन अरेस्ट वाला फ्रॉड चला था, उसके लिए भी काफ़ी चल रहा था। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स के लिए आपको टेक्निकल बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। AI अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। आपको AI टूल तो यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन आपको इन डिटेल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। तो रोल ऑफ AI इन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग इज कि आपको अगर पता है कि क्या चीज़ है, देन आप उस AI टूल का यूज़ कर सकते हो। आपको खुद उसके अंदर पता होनी चाहिए चीज़ें कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप AI का यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर। तो यस, दैट्स द थिंग। I, am I audible? यस, यस Hi, अभिनव, यू आर ऑडिबल। myself Abhinav from Kharagpur. Like I have gone through your profile and like I see you had an excellent CGPA of 9.5 and like you have many engagements in the college, like in the clubs and the society during the college days. So like I want to ask like how did you able to manage these obligations with the academic commitments and like how these engagements really help you in your overall personality development? सो CGPA, और देखो, मेरा कॉलेज में, मेरे कॉलेज नहीं, जस्ट अभी भी, मतलब इन इवन इन गूगल, मतलब मेरा थोड़ा बिहेवियर इस तरीके का रहा है कि अगर मैं एक चीज़ ही करता रहता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं केवल पढ़ाई करता जा रहा हूँ, सो मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ उससे। तो मैं क्या करता था, बहुत सारी चीज़ें मैं करता था। मैंने अपने कॉलेज में एक्सेप्ट 1 और 2 क्लब्स, लगभग सारे क्लब्स को ज्वाइन किया है। मतलब तुम गेस कर सकते हो, ठीक है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने वो 1-2 क्लब क्यों छोड़ दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्सप्रेशंस, यानी कि जो नुक्कड़ नाटक वाले होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग। जब मैं देखता हूँ ना कि क्या बात है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं देखता रह जाता हूँ कई बार। तुम्हारे खड़गपुर आया था अभी मैं कुछ टाइम पहले, सो कुछ लोग हो सकता Yeah. है तुम में से मिले भी होंगे। सो वहाँ पर लोग कर रहे थे वो, तो मैं तो बैठ गया था वहाँ जाकर कि दैट वाज लुकिंग वेरी गुड। सो मुझे कल्चरल चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स में मैं थोड़ा बहुत किया हूँ, मतलब उतना नहीं किया मैंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेस वगैरह में मैं अपने नवोदय के टाइम पर ही मैं SGFI गया था। सो दैट वाज द थिंग। बाकी
फिजिकल स्पोर्ट्स एज अ हॉबी खेल लेता हूँ, उतना अच्छा उस तरह से नहीं खेलता, योगा, उस दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मुझे इंटरेस्ट था, सबसे पहली बात इंटरेस्ट है, देन आप उस चीज में कुछ करने के लिए सोचते हो। इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती घुसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप देखो कि क्या अच्छा है आपके लिए। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने मैनेज कैसे किया। मैंने जैसे किया, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मेरा जो प्राइमरी गोल था ना, वो था कि मेरा एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगेन मेरे दिमाग में था कि फर्स्ट ईयर में मुझे ब्रांच चेंज करनी है। आई थिंक अब कहीं कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब तो कहीं भी नहीं रहा वो कॉन्सेप्ट ब्रांच चेंज का, बट स्टिल उस टाइम जब था मेरे टाइम, तो फर्स्ट ईयर में मेरा सीधा सीधा जो लक्ष्य था वो था कि ब्रांच चेंज करनी है मुझे, कैसे अच्छी सी अच्छी चीजें पे आ सकती है, ट्राई करते हैं। तो पढ़ाई पर मेन गोल था। उसके बाद जो भी मुझे टाइम मिलता था, बीच बीच में, चाहे वो कितना भी टाइम मिलता हो, मैं इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता रहता था। ओवर द पीरियड, ये जो तुमने मेरा ये जो देखा है रेज्यूमे में, तुम कह रहे हो कि मैं अलग अलग क्लब्स में था या फिर अलग अलग चीज़ों में था, एंड देन सीजीपीए भी मेंटेन रही। दिस वाज बिकॉज ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पहले सेमेस्टर में सब कुछ मचा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम मे बी अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम देखोगे तो उस पर तुम केवल एक ही चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी डांस वीडियोस। और तुम थोड़ा सा अगर तुम सरप्राइज रहोगे, मैंने पूरी जिंदगी में सबसे पहली बार डांस फोर्थ ईयर में किया है। जिंदगी में मैंने अपनी दीदी की शादी में भी उतना अच्छा डांस नहीं किया, मैं तुम बता सकता हूँ, ठीक है। सो रीजन वाज क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें और मुझे सीखना है, तो मैं उधर गया, राइट। और देन जा करके अब मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। सो तुम मैनेज ये तब कर सकते हो जब तुम्हारा एक थोड़ा प्रायोरिटीज फिक्स हो, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी फिक्स थी, फर्स्ट ईयर की प्रायोरिटी डिफरेंट थी फोर्थ ईयर से, कि फोर्थ ईयर में जब मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, देन मेरी प्रायोरिटी थोड़ी चेंज होगी। मुझे लगा कि जो चीज़ मैंने नहीं करी, अब टाइम बहुत कम बचा है, कॉलेज के बाद वो चीज़ों का ऑप्शन हो सकता है नहीं मिले, सो लेट्स ट्राई दैट। तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है, प्रायोरिटीज डिपेंड करती हैं तुम्हारी इंटरेस्ट पर। तो जो तुम्हारा इनर मोटिवेशन तुम्हें कहता है कि मेन फोकस मेरा एकेडमिक्स चाहिए मुझे, लेकिन ध्यान रखो जो भी तुम्हारी ये प्रायोरिटीज हैं उससे तुम इम्प्लीकेशंस ध्यान रखना। तुम्हारी प्रायोरिटीज अगर है कि मुझे स्पोर्ट्स अच्छा करना है, इम्प्लीकेशन ध्यान होना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स अच्छा करूंगा तो स्पोर्ट्स फील्ड में ही आगे जाऊंगा। वो क्लियर है तुम्हें, तो स्पोर्ट्स फील्ड को मेजर बनाओ, उसके साइड में करो कि तुम क्या क्या चीजें सीख सकते हो, कुछ पब्लिक स्पीकिंग है या क्या है, जो भी चीज़ इंटरेस्टेड है। तो तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारी चीज़ों को डेवलप करते चले जाते हो, और धीरे धीरे वो तुम्हारी चीज़ों में ऐड होकर के 8 साल का तुम्हारा ऐड होकर के मसाला एक लिंक्डइन पर छोटे से उसमें सेट होता है। फिर वो देन तुम तब जा करके देखते हो कि अच्छा तुमने ये चीज़ें की थी। इस तरह से होता है। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Okay, next question is how much AI ML projects are required in resume for SDE role? Can you share more about ML and data science role, especially at MNC? Does master's degree help in ML data science role? ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस है। So पहला is how much AI ML projects are required in resume for SDE role? Not much, क्योंकि these both are, अब अगेन तुम, कई बार हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। AI ML प्रोजेक्ट्स तुम किसको कह रहे हो कि AI ML के मॉडल्स बनाना, इफ दैट यू आर सेइंग देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एसडी रोल। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा कह रहे हो कि एआई एमएल का तुमने यूज करके कुछ वेबसाइट बना दी, फॉर एग्जांपल सपोज तुमने कोई चैटबॉट बनाया जिसका इंटीग्रेशन एआई एमएल के साथ है, ठीक है। जैसे कि तुम देख रहे हो चैट जीपीटी, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। चैट जीपीटी क्या है, एक ऐप है, राइट। वेबसाइट भी है, मतलब ऐप की बात कर रहा हूँ, ऐप है। उसके अंदर तुम कुछ भी टाइप करते हो, वो डेटा पीछे जाता है और वो एआई का यूज करके रेस्पॉन्स ला करके तुम्हें देता है। एआई कहाँ है यहाँ, यूज करना इज नॉट एआई, ये ऐप इज नॉट एआई, एआई पीछे है, बैक एंड में, ठीक है। तुमने ऐप बनाया, जिससे तुमने इनपुट लिया, वो पीछे गया, और जब इनपुट जाता है तुम देखते हो वहां पर वो थोड़ा वाइब्रेशन करता है फोन, राइट। वो कुछ यूआई बिहेवियर है वहां पर, कि वो ऐसे प्रोग्रेस बार दिखाता है कि हाँ रिक्वेस्ट जा रही है। तुमने उसमें एक लाइव मोड यूज किया होगा, कैसे बड़ा आता है, तुम बातचीत करते हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसे सुनता है, तो वो थोड़ा थोड़ा तुम्हें रिफ्लेक्ट देता है। दिस इज एस डी, दिस इज नॉट ए आई, ठीक है। तो ये ऐप है, वेबसाइट है, दिस इज वेब एस डी।
उसका यूज पीछे बैकएंड में तुमने एआई का यूज किया, राइट? तो तुम एआई का यूज करके अगर तुम ऐसी चीजें बना रहे हो, तो इसको अगर तुम एआई एमएल प्रोजेक्ट कह रहे हो, तो मैं इसको एआई एमएल प्रोजेक्ट ना कह के मैं एसडी प्रोजेक्ट कहूंगा, ठीक है? सो अगर तुम्हारी ये डिफरेंशिएशन क्लियर है कि एआई एमएल का यूज करके कुछ बनाना वर्सेस एआई एमएल को बनाना, तो एआई एमएल को बनाना इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एसडी रोल। लेकिन तुम अगर ऐसे कुछ वेबसाइट बना रहे हो या ऐसे कुछ सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें तुम एआई एमएल का यूज करके कुछ फीचर दे रहे हो उनकी एपीआई कॉल करके या कुछ भी, then this is very good for your SDE role. And your second question, can you share more about ML and data science role, especially at MNC? हाँ, so काफी रोल्स होते हैं, लेकिन अगेन जो तुमने नीचे लिखा है इट इज इम्पोर्टेंट कि मास्टर डिग्री हेल्प्स, राइट? दैट्स द केस, मास्टर डिग्री हेल्प करती है एमएल डेटा साइंस रोल में। रीजन उसका केवल एक रीजन होता है, क्योंकि बैचलर में हमें इनके अंदर की उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर तुम्हें एमएल या एआई के कैसे बनता है या कैसे उसकी अंडरलाइंग जो भी तुम्हारा जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क से जो भी अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं उनकी बहुत अच्छे से अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, तो बैचलर में भी तुम एमएल और डेटा साइंस रोल इन एमएनसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, मिल जाती है लोग। लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एमएल और एआई का मतलब ये नहीं है कि तुमने बेसिक लीनियर रिग्रेशन सीख लिया या फिर बहुत ही बेसिक चीजें कर ली। थोड़ा सा और अच्छे से तुम्हें उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा डिटेल में जाओ एमएल एआई की, अगर तुम्हें उस रोल में जाना है तो, ठीक है? तो मास्टर डिग्री हेल्प्स बट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? ऐसा है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, इफ अ पर्सन वर्किंग एट गूगल इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब ड्यू टू एआई, भाई मैं हूं, ओके, व्हाट शुड बी द प्राइमरी मोटिवेटर फॉर अ न्यूबी who wants to enter the tech industry, and what are the skills that AI won't replace? Soft skill AI won't replace for sure, ठीक है? क्योंकि सॉफ्ट स्किल इज कि मैं तुम्हें देख करके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर अपने कैमराज ऑन करोगे तो मेरे लिए बेटर होगा। रीजन, क्योंकि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देख करके अपने कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं जैसे साक्षी को देख रहा हूँ, राइट? सो मुझे उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं ट्राई करूंगा कि क्या थोड़ा सा मुझे वर्डिंग्स चेंज करनी चाहिए, या मैं अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, या फिर मुझे हो सकता है उसको बहुत ही ईजी लग रहा हो, तो मे बी आई शुड अप द टेक्निकल जो जार्गन्स हैं या फिर जो भी चीज़ों का यूज़ करना है वो मुझे अप करना है। तो सॉफ्ट स्किल इज द वन दैट एआई वॉन्ट रिप्लेस इजीली, ठीक है? सबसे लास्ट में, मतलब लास्ट एज इन वी डोंट नो, राइट? सो एआई वॉन्ट रिप्लेस सॉफ्ट स्किल फॉर श्योर। नाउ योर क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर अ न्यूबी टू ज्वाइन इन टेक्निकल इंडस्ट्री, ठीक है? एआई नहीं होता, मान के चलते हैं एआई नहीं है, तो भी टेक्निकल इस इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। गूगल जिसने स्टार्ट किया था, लैरी सर्गे, या माइक्रोसॉफ्ट जिसने स्टार्ट किया, एप्पल जिसने स्टार्ट किया, उन लोगों से अगर मैं कंपैरिजन करने लग जाऊं तो फिर तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, अगर ऐसे ऐसे हम सोचें तो इट्स नॉट अबाउट इफ अ पर्सन इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। ऐसा नहीं है कि हम जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे नहीं जा सकते या फिर हम उनसे compete नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि जो तुम, मतलब जैसे एमएनसीज में एक कॉन्सेप्ट होता है कि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है? यानी कि तुम सारी चीज़ें इनबिल्ट बनी हुई होती हैं, तो कई बार विद इन एक कंपनी में काम करते करते उन्हें अपनी कंपनी का काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है, लेकिन बाहर के वर्ल्ड में क्या चल रहा है या बाहर की जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनमें उतना अच्छा नहीं हो पाते। तो हमारे पास वो एक अच्छा ऑप्शन है, एक बेटर एडवांटेज है कि तुम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओपन सोर्स एक एक ओपन सोर्स का टॉपिक है, वो मैं बताना ध्यान नहीं रहा, लेकिन ओपन सोर्स इज वन मोर थिंग कि जो सभी डेवलपर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ओपनली कंट्रीब्यूट करके कुछ बनाते हैं। दोज थिंग्स ऑल्सो यू कैन ट्राई। तो ये तुम्हारे पास एक चीज़ है जो तुम ट्राई करके टेक स्किल में बाकी जो एग्जिस्टिंग जो बंदा है उसको भी ओवरकम कर सकते हो। सो व्हाट इज द मोटिवेशन? कंपेरिजन नहीं करना चाहिए आई थिंक, बिकॉज अगेन जो एग्जिस्टिंग बंदा है गूगल में या कहीं भी, तुम लोग भी उसको रिप्लेस कर सकते हो, विच इज हैपनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को नए लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो योर मोटिवेशन शुड बी टू बी मोर मच बेटर, जितना बेटर हो सकते हो,
रिप्लेस जिसको होना है वो अपने आप होगा। देर आर मैनी, मतलब करोड़ों लोग हैं, ठीक है ना, और जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी करोड़ों हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि एआई सबको ही खा जा रहा है। एआई उनको खा रहा है पहली बात जो क्रिएटिव नहीं है, जो मतलब जो रेगुलर रिपीटेड काम कर रहे हैं। मान लो तुम्हारा काम था गूगल शीट से यहाँ से कंपेयर, यहाँ कॉलम से यहाँ रो बनाना सपोज, या फिर ये मल्टीपल कॉलम से इनको ज्वाइन करके कोमा सेपरेटेड बनाना, या कुछ भी बहुत रिपीटेड काम था तुम्हारा। एआई तुम्हारा काम तुरंत खा जाएगा। क्यों? उसको बस तुम एक बार बता दो या सिखा दो, बहुत इजीली कर देगा। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ दान यानी कि स्वरूप ने आई थिंक आई कि वी हैव अनदर राउंड। सो शुड वी गो अहेड विद दिस लास्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, आकाश ने? Yes, sir, you can go with the last question. Yes. ओके, सो आकाश का क्वेश्चन है, व्हेन वी ट्राई न्यू थिंग्स एंड एक्टिविटीज, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम फियर ऑफ जजमेंट? ओके, ये तो काफी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया आई थिंक। सो फियर ऑफ जजमेंट, पहली बात, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आपको शायद नहीं होगा। फियर ऑफ जजमेंट रहता है तो आप स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, एंड देन वो फियर अपने आप चला जाता है। तो फियर ऑफ जजमेंट नहीं होता। अच्छा, जजमेंट भी कह सकते हो। खैर, मान लो आपको स्टेज फियर है, तो हमें क्या लगता है कि स्टेज पर जाऊंगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यानी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, विच वी कॉल एज जजमेंट, राइट। पहली बात, तुरंत नहीं जाती है कोई भी चीज़ें, कोई किसी भी चीज़ का फियर तुरंत नहीं जाता है, धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। सो न्यू थिंग्स जब भी आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, छोटे छोटे मंथ से ट्राई करो, ठीक है, छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा और वो फियर जो है ना आपका चला जाएगा। होता है ऐसा कि क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने जो डांस 4th ईयर में सीखा था ना, मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो 4th ईयर से पहले डांस की, वो मेरे पास ही हैं, वो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करूंगा पूछोगे तो वो, और मैं अभी के डांस को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं खुद देख के हैरान हो जाता हूँ। और ये जो तुम फियर ऑफ जजमेंट की बात कर रहे हो, ये मैंने 1000% मतलब बहुत ज्यादा देखा है डांस के मामले में। मुझे लगता था सब कोई मुझे ही देख रहा है, जो तुम में भी अगर किसी ने नहीं किया होगा तो तुम्हें लगता होगा कि तुम थोड़ा सा भी कर लोगे तो तुम्हें लगता है कि सबकी निगाहें मेरे ऊपर ही हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने स्टार्ट किया, सीखा, और जब मैंने सीखा तो मैं बताता हूँ तुम्हें, फाइनल ईयर में सीखा, मैंने तुम्हें बताया उस टाइम मेरे साथ और भी करीबन 40-50 बच्चे थे, सारे फर्स्ट ईयर के थे, मैं अकेला 4th ईयर और सिखाने वाला 2nd ईयर। मैं खुद काफी ऐसा लग रहा था मुझे। तुम सोच सकते हो जजमेंट की जो तुम बात कर रहे हो, दैट फियर ऑफ जजमेंट आई हैड, और जितना था मुझे उसको तुम सोच नहीं सकते, बहुत था। बट मैंने वो कंटिन्यूअस रखा, मैंने छोड़ा नहीं। अगर मैंने उस दिन छोड़ दिया होता डांस, यानी कि जो व्हेन यू आर सेइंग ना कि ट्राइंग न्यू थिंग्स, और उस फियर के कारण अगर तुमने उस टाइम वो न्यू थिंग करना छोड़ दिया, देन फ्यूचर में तुम्हारे करने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, तुम्हें और ज्यादा डर बढ़ जाएगा। क्यों? तुम्हारा वो डर बैठ जाएगा। वो मैंने वो डांस का छोड़ा नहीं, मैंने वो कंटिन्यू रखा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, होने दो, जाएंगे सीखेंगे। उनको इग्नोर करने लगा, मैंने कही दे आर ऑल्सो लर्निंग। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सभी अपने बारे में यही सोच रहे हैं, सभी अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन यू। तो देन तुम्हें रियलाइज होता है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का। तो किसी के जजमेंट से फियर करने के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों? सभी अपने लिए सोच रहे हैं यहाँ पे। अब तुमने ये क्वेश्चन पूछा, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा, राइट। सभी अपने से रिलेट कर रहे हैं इस चीज को। तो फियर ऑफ जजमेंट हमें लगता है क्योंकि हम थोड़ा सा उसमें बढ़े नहीं होते आगे। धीरे धीरे जैसे तुम उसको ट्राई करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सभी अपने 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 स्किल्स और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं। सो वो फियर ऑफ जजमेंट अपने आप चला जाता है फिर। Thank you, sir, for sharing such insightful about fear of judgments. So now we are coming to an end. So thank you once again, sir, for your time and for sharing all the perspectives and honest view of from real world experience and all. So on behalf of students, we are truly grateful, and I'm sure today's session has given students a lot of confidence and clarity. So I would say just one small reminder for everyone who's listening. See, what matters is not how fast you move, but that you keep moving forward. So thank you so much for everyone for joining us today. And thank you so once again.
Thank you everyone.